हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और मैं आपके लिए एक पूरा सीरीज लेकर आई हूँ कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके साथ कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी अदर प्लेस पे जाते हैं जो आपका नोन प्लेस नहीं है तो वहाँ स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने जो पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन चूज़ किया है वो गोवा इसलिए क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सर्चेज हो रहे हैं और वहाँ पर नॉन गोवन जा रहे हैं। नॉन गोवन वर्ड मैंने क्यों बोला ये आप ध्यान रखना, बट बेसिकली गोवा में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहाँ पर कई तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शायद उन प्रॉपर्टी के टाइप्स आपको पता भी नहीं होंगे। तो बेसिकली अगर आप जा रहे हैं और आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कितने टाइप्स की वहाँ प्रॉपर्टी होती है, कितने टाइप्स के वहाँ लैंड होते हैं, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ लैंड इन गोवा। फर्स्ट है CRZ जिसे हम कोस्टल रेगुलेशन जोन कहते हैं। ये आपकी जो सी शोर है यानी जो बीचेस है उससे ऑलमोस्ट 500 से 700 मीटर के दायरे से बाहर ही कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल यूजेस के लिए चीज़ें वहाँ पर बनती है। जनरली आपने देखा होगा वहाँ पे होटल, रिजॉर्ट्स या रेस्टोरेंट्स होते हैं। उसके बाद होते हैं NDZ, ये नो डेवलपमेंटल जोन है। फिर आपका आता है सेटलमेंट, ये बेस्ट टू लीव है। अगर आपके पास कोई लैंड है वो सेटलमेंट जोन के अंदर आ रही है तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। फिर है फॉरेस्ट, जहाँ पर आप कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल आप वहाँ कुछ भी नहीं बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉन गोवन हैं तो आप फॉरेस्ट लैंड नहीं खरीद सकते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर, सेम फॉरेस्ट लैंड की तरह ही नॉन गोवन बंदे एग्रीकल्चर लैंड भी वहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद आता है ऑर्चर्ड, यहाँ पर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनता है। बेसिकली अगर आप लोग गोवा गए होंगे तो आपने देखा होगा कई जगह बीचेस के किनारे पर स्टील का या वुडन फॉर्म में अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा है तो वो ऑर्किड जोन में आता है और यहाँ पर भी नॉन गोवन लोग अपना लैंड नहीं ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गोवा में हम अपना लैंड ले भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज लॉ रहा है। ये हम सब जानते हैं कि 1947 में पूरा इंडिया आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा 19 में आज़ाद हुआ है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पुर्तगीज लॉज हैं, तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा R&D करनी होती है। और रही बात वहाँ पर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, जी हाँ, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। हमारे आर्टिकल 19E में ये पूरी तरीके से मेंशन है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत के किसी भी कोने में अपने लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रहने के लिए या रेंटल यूज़ के लिए, तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब जितने टाइप्स के लैंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, इन लैंड को हम 2 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। मैं गोवा के टर्म्स में बात कर रही हूँ। वहाँ पर एक सनद लैंड होती है और एक होती है नॉन सनद लैंड। तो ये 2 लैंड आपको माइंड में रखना होगा। जो सनद लैंड होती है उसमें केवल 1% ही ऐसे लैंड हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और जो नॉन सनद लैंड है यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। अब बेसिकली कई बार आप सोचेंगे कि इतने लफड़ों में हम कैसे पड़ जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सनद लैंड में प्रॉपर्टी ली है या हमने जो भी सेटलमेंट जोन है वहाँ पर प्रॉपर्टी ली है। कई बार बस यही एक बेसिक डिफरेंस है जहाँ पर लोगों के साथ स्कैम होते हैं, क्योंकि गोवा में जो पुर्तगीज लॉ है उस लॉ के तहत आपको बहुत ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कहाँ लेने जा रहे हैं। तो आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, इट मीन्स आपको ये सारे टर्म्स जो मैंने बताए हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब जो सनद और नॉन सनद लैंड के बारे में मैंने बताया, अगर आप नेट पर जाओगे, आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पूरा डेटाबेस मिल जाएगा। इस पूरे फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है 1% जो सनद लैंड है वो आपको नज़र आ रही है। और इस सनद लैंड में भी जो सेटलमेंट मैंने बताया है, जो सेटलमेंट वाली लैंड होगी उसमें भी कई अथॉरिटीज़ होती हैं। उन सभी अथॉरिटीज़ के साथ आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन जब मिल जाती है तो उस 1% लैंड में भी 0.2% लैंड वो होती है जहां पर आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। 0.2% जो मैं आपको लैंड बता रही हूँ, ये 1% जो सनद लैंड है ये क्लियर लैंड है, मतलब यहाँ पे आपको हर अथॉरिटी की परमिशन मिल चुकी है। तो अगर आप इस पोर्शन में अपना लैंड परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा है, मतलब आपने अच्छी R&D की है
और तब कहीं जाके आपने अपना अपार्टमेंट लिया है। तो ये जो सामने फ्लो चार्ट है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम गोवा में जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होगा, उसके बाद ही हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। अब एक जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिज सर्टिफिकेट। ये पुर्तगीज लॉ के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट बना है। इस जो सर्टिफिकेट पे आपको पूरी चीज़ें मेंशन होंगी, किस तरीके से उस लॉ के अकॉर्डिंग वो लैंड पुर्तगीज ने पूरी तरीके से बनाया है। तो वो सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले क्लियर कराना होगा। फिर आते हैं टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप अगर अपने कहीं भी किसी भी स्टेट के हैं तो ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी आप क्लियर कराते हो, जिसमें सेल डीड, गिफ्ट डीड, ये इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये नॉर्मल है, जो अदर स्टेट्स में भी रहती हैं वो। फिर आपके आते हैं फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड जो मेंटेन किए गए हैं पुर्तगीज लॉ के अकॉर्डिंग। ये भी आपको वहाँ के ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पे ये रिकॉर्ड जो हैं वो चेक कराने होंगे। उसके बाद आपके फॉर्म थर्ड आते हैं, एक आपका सर्वे फॉर्म आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, फॉर्म 1 and 14। ये सर्वे फॉर्म के अंतर्गत आता है। इस फॉर्म में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको जो लैंड मिल रहा है वो क्लियर है या नहीं है। फिर इसमें कन्वर्जन सनद आता है, जो मैंने आपको सनद लैंड बताया। और लास्ट में है आपका जोनिंग सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको ध्यान देने होंगे, तो आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं गोवा में। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जनरली गोवा में जितने टाइप के लैंड्स हैं उन लैंड में से आपने सनद लैंड ले लिया, उसमें से आपने क्लियर लैंड ले लिया। और अगर आप सेल्फ लेने जा रहे हो तो आपको इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ 58 अथॉरिटीज़ हैं जिनसे आपको परमिशन लेनी होती है। जैसे हमारे यहाँ पंचायत होते हैं, तहसील होते हैं, उसी तरह वहाँ पे 13 तहसील हैं जिनसे आपको परमिशन लेनी होती है। फिर जो टेनेंट होता है, क्योंकि गोवन रूल के अकॉर्डिंग 99 ईयर तक लीज्ड होती है वो लैंड टेनेंट के लिए। तो अगर उस लैंड में जो आप परचेज करने जा रहे हो वहाँ पे कोई टेनेंट रह रहा है तो आपको उससे भी सिग्नेचर लेना होगा। उसके बाद से हैं वहाँ पे कई लैंड ओनर होते हैं। ये भी एक पुर्तगीज लॉ के अकॉर्डिंग एक केस है कि सपोज अगर एक छोटा सा भी लैंड पार्सल है और एक दादाजी के 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों के भी 4-4 बच्चे हैं और आप जनरली वो लैंड लेने जा रहे हैं, तो ये जितने भी बंदे हैं आपको इन सब का सिग्नेचर लेना होगा गोवा में, क्योंकि ये एक पुर्तगीज लॉ है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। उसके बाद सर्वे नंबर, ये सर्वे नंबर आपको चेक करना होगा। जनरली आप एक गूगल में जाएंगे, उनके वेबसाइट पे जाएंगे, आप लैंड का सर्वे नंबर डालेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये लैंड क्लियर है या नहीं है। फिर आप फॉर्म 1 and 14 चेक करेंगे। नॉर्मल सा सर्वे नंबर में आपको फॉर्म 1 and 14 दिख जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद से आप ये सारी चीज़ें जब क्लियर कर देख लेते हैं तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आप प्योर लैंड पा रहे हो या इस लैंड में कोई प्रॉब्लम है। अब एक जनरल जो मैं फॉर्म 1 and 14 बता रही हूँ उसका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे वो सर्वे नंबर है जो सर्किल में आपको दिख रहा है, और ये है उस पे नाम कि कितने लोगों के पास ये लैंड था। उसके बाद से नेम ऑफ द टेनेंट, ये लैंड इन्होंने किसी टेनेंट को नहीं दिया है तो ये ब्लैंक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्म में फॉर्म 1 and 14 में लैंड कहीं भी फंसी हुई नहीं है, लैंड पूरी तरीके से क्लियर है जो लैंड आपने लेनी है। अब फाइनली आ जाते हैं कि अगर इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया है, अब आप कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्च कर रहे हैं तो आप क्यों सर्च करें, क्योंकि कई चीज़ें होती है। अगर मैं सिंपल गोवा की ही बात करूं तो गोवा में ये कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं जो गोवा को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपने अटल सेतु का नाम सुना होगा, आपने न्यू जावेरी ब्रिज का नाम सुना होगा। न्यू जावेरी ब्रिज ने तो नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से अटैच कर दिया है। अटल सेतु अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे मनोहर पारिकर बाईपास बन चुका है। फिर अलग अलग ब्रिजेस बन चुके हैं, कुछ के फाउंडेशन स्टोन्स मोदी गवर्नमेंट ने रख दिए हैं, जिसकी वजह से गोवा आने वाले समय में एक अलग ही चेंज लेकर आएगा, क्योंकि गोवा को अभी तक लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जानते हैं। आने वाले समय में हमें वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स भी मिलेंगे, हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे बड़े बड़े, और स्कूल्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं क्यों गोवा में इन्वेस्ट करें। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो वहाँ पर हो रही है, सुनने में आ रहा है लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया गया है। और बेसिकली अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर के डेटा पे ध्यान दें तो लगभग 40% टूरिस्ट दिल्ली एनसीआर से ही गोवा में जाते हैं हर पीक सीजन पे।
अब अगर हम पीक सीजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीआर की जो बात है तो 14 लाख तक लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। बेसिक अगर हम देखते हैं गोवा के किसी 2 स्टार जो रिजॉर्ट होते हैं या होटल्स होते हैं, अगर वहाँ के चार्जेस 5000 हैं तो पीक सीजन में दिल्ली एनसीआर के लोग वहाँ पहुँचकर 5000 से 40000 तक वहाँ का रेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। 3 दिन और 4 रात रुकने के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख तक का पैकेज लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है किस तरीके से गोवा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरी बात होती है कि कनेक्टिविटी कैसी है। एक डबल इन एयरपोर्ट था जिसकी वजह से गोवा में ऑटोमेटिक 40 लाख लोग आया करते थे, लेकिन अब एक मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की वजह से गोवा में ऑलरेडी एक फुटफॉल और ज़्यादा बढ़ गया है। 2 एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो गई है गोवा को। तो ये एक अलग ही डेस्टिनेशन हमें बताता है, क्योंकि जब टूरिस्ट बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लगती है। अब जैसे एक तो गोवा के बारे में बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हैं। आप 2 चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि सर्वे सेटलमेंट लैंड होना चाहिए। आप सर्वे फॉर्म पर जाएंगे, आप फॉर्म 1 और 14 को चेक करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर अगर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप सर्च करते हो तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके आसपास की जो हाईवेज हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, आपका एप्रिशिएशन कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको डबल ट्रिपल तो अमाउंट आपको देकर ही जाएगा। अगर ऐसी ही वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बनाऊं जहां पे आप प्लान कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।